जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 7 लेक्चर 69। आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर में क्या करने जा रहे हैं हम, एक तो चैप्टर 12 जो हमारा लास्ट चैप्टर है वाइंडिंग अप का, उसमें हमने दो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 तक कवर कर लिया है। उनके प्रैक्टिस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट्स की तरफ चलेंगे, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 और 6। और इन कंसेप्ट्स में हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर। अच्छा, ऑफिशियल लिक्विडेटर के साथ ही एक और अथॉरिटी भी होती है, एक और ऑफिशियल भी है, जिसे कहते हैं प्रोविजनल मैनेजर। प्रोविजनल मैनेजर तो जब कभी कोर्ट के पास पिटीशन आती है वाइंडिंग अप के लिए, तो फाइनल कंक्लूजन पे, फाइनल जजमेंट पे पहुंचने से पहले, फाइनल जजमेंट क्या है कि कंपनी को वाइंड अप किया जाए कि ना किया जाए, वाइंडिंग अप ऑर्डर पास किया जाए कि ना किया जाए, तो फाइनल इस डिसीजन पे पहुंचने से पहले, यानी ये डिसीजन के वाइंडिंग अप ऑर्डर किया जाए कि नहीं, कुछ टाइम लग जाता है, जैसे 30, 40, 50, 60 दिन। इस अरसे में क्या कंपनी के डायरेक्टर्स ही कंपनी को मैनेज करते रहें, या कि कंपनी को मैनेज करने के लिए कोई और कॉम्पिटेंट पर्सन को अपॉइंट करना चाहिए, ये कोर्ट की डिस्क्रिशन है। कोर्ट की डिस्क्रिशन है। कोर्ट को अगर लगेगा कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी की मैनेजमेंट सही तरीके से कंपनी को नहीं चला रहे हैं, और अगर मजीद जब तक जाहिर है कुछ टाइम लगेगा, महीना, 1.5-2 महीने लगेंगे ये डिसीजन करने के लिए, इस डिसीजन पे पहुंचने के लिए कि वाइंडिंग अप ऑर्डर इशू किया जाए कि नहीं किया जाए, इस अरसे में अगर डायरेक्टर्स को, मैनेजमेंट को, करंट मैनेजमेंट को मजीद कंपनी चलाने की इजाज़त दी गई, तो ये मजीद कंपनी को डुबो देंगे। अगर कोर्ट को ये लगे तो फिर कोर्ट प्रोविजनल बेसिस पे एक पर्सन, कॉम्पिटेंट पर्सन को अपॉइंट करते हैं, जिसे कहते हैं प्रोविजनल मैनेजर। नाम से जाहिर है ये प्रोविजनल होता है। प्रोविजनल से मुराद क्या है, आर्जी तौर पर। आर्जी तौर पे क्या मुराद, कि पिटीशन फाइल होने से लेके वाइंडिंग अप ऑर्डर के डिसीजन के दरमियान में जो अरसा है, पिटीशन फाइल होने से लेके वाइंडिंग अप ऑर्डर पास होने के दरमियान में जो अरसा है, इस अरसे में कंपनी के मामलात को मैनेज करने के लिए जिस ऑफिशियल को अपॉइंट किया जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रोविजनल मैनेजर। ये याद रखें, ऑफिशियल लिक्विडेटर नहीं है, ऑफिशियल लिक्विडेटर नहीं है। ऑफिशियल लिक्विडेटर कब अपॉइंट होता है, जब वाइंडिंग अप ऑर्डर पास होगा। अभी वाइंडिंग अप ऑर्डर पास नहीं हुआ, अभी तो कोर्ट हेयरिंग सुन रही है। लेकिन अगर कोर्ट को लगे, अगर कोर्ट को लगे कि कंपनी की मैनेजमेंट ठीक तरीके से काम नहीं कर रही, और मैनेजमेंट को घर बेच के किसी और को के हाथों में कंपनी की बागडोर संभाल लेनी चाहिए, तो फिर किसको कंपनी बाइंड, कोर्ट किसको बाइंड करेगी, प्रोविजनल मैनेजर को। लेकिन याद रखे, अगर कोर्ट समझे कि मैनेजमेंट ठीक काम नहीं कर रही, तो अगर कोर्ट के ख्याल में मैनेजमेंट ठीक काम कर रही है, तो फिर प्रोविजनल मैनेजर की अपॉइंटमेंट नहीं की जाएगी। लेकिन अक्सर आपको पता है, हमने सर्कमस्टेंसेस पढ़ी वाइंडिंग अप की, उनमें बहुत सी सर्कमस्टेंसेस ऐसी थी जिनमें मैनेजमेंट की नेग्लिजेंस, उनके फ्रॉड, उनके नाअहली से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस हुई थी, कि मीटिंग कंडक्ट नहीं करवाते, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइलिंग वगैरह नहीं करते, ठीक है, तो इस तरह की कुछ रिक्वायरमेंट्स को फॉलो नहीं करते। तो इसीलिए अक्सर केसेस में जैसे ही पिटीशन फाइल होती है, एप्लीकेशन फाइल होती है कि इस कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाए, अक्सर कोर्ट क्या करते हैं, साथ ही साथ प्रोविजनल मैनेजर को भी अपॉइंट कर देते हैं। हाँ, जब 2 महीने बाद वाइंडिंग अप ऑर्डर अगर पास हो जाए, तो फिर कोर्ट चाहे तो इसी प्रोविजनल मैनेजर को कह देते हैं आज से तुम ऑफिशियल लिक्विडेटर, या किसी और पर्सन को ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट कर देते हैं। प्रोविजनल मैनेजर का कंसेप्ट समझ आ गया आपको। तो आज के लेक्चर में हम ये स्टडी करेंगे कि प्रोविजनल मैनेजर या ऑफिशियल लिक्विडेटर से रिलेटेड क्या प्रोविजंस हैं, प्रोविजनल मैनेजर और ऑफिशियल लिक्विडेटर से रिलेटेड क्या प्रोविजन, और फिर एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स टू ऑफिशियल लिक्विडेटर, इसके बारे में स्टडी करेंगे। मेरे भाई आप पहले क्वेश्चन पूछ ले, मैं बाद में पढ़ा लूंगा। ना ना पूछ ले मेरे भाई, अच्छा पूछ ले, अच्छा पूछ ले ना, अब रोक तो लिया है, पूछ ले। ये एक ही बंदा होगी क्योंकि मैनेजमेंट तो बहुत ज्यादा होगा। हाँ, क्या ये एक ही बंदा होगा प्रोविजनल मैनेजर या ऑफिशियल लिक्विडेटर, क्योंकि मैनेजमेंट में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में तो 10-12 बंदे हैं। शाबाश, अच्छा सवाल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बस यही। चलें, इसका जवाब यह है कि यस, बहुत से लोग भी हो सकते हैं। प्रोविजनल मैनेजर या ऑफिशियल लिक्विडेटर की तादाद एक से ज्यादा भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, चलिए, ये तो है बेसिक थीम। मैंने आपको बताया कि आज के लेक्चर में हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में क्या स्टडी करने जा रहे हैं हम? प्रोविजनल मैनेजर और ऑफिशियल लिक्विडेटर के बारे में रूल्स, कि हमारा लॉ क्या कहता है। और फिर जब ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट होता है तो कंपनी के सारे डायरेक्टर्स ने, चीफ एग्जीक्यूटिव ने, सीएफओ ने, कंपनी सेक्रेटरी ने हाथ जोड़ के बड़े अदब के साथ इस ऑफिशियल लिक्विडेटर की खिदमत में हाजिर होना है और उन्हें एक स्टेटमेंट देनी है, एक स्टेटमेंट देनी है। इस स्टेटमेंट में क्या होगा? इस स्टेटमेंट में क्या होगा ये हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने रूल्स पढ़ने हैं प्रोविजनल मैनेजर और ऑफिशियल लिक्विडेटर से रिलेटेड, और स्टेटमेंट जो ऑफिशियल लिक्विडेटर को दी जाएगी या जो ऑफिशियल लिक्विडेटर कोर्ट को देगा। नहीं, जो ऑफिशियल लिक्विडेटर को दी जाएगी, शाबाश। वो क्योंकि पहले कोई स्टेटमेंट ऑफिशियल लिक्विडेटर को दी जाएगी, ऑफिशियल लिक्विडेटर उसको चेक करके सीधा बदला करके फिर आके कोर्ट को देगा ना। पहले ऑफिशियल लिक्विडेटर को स्टेटमेंट दी जाएगी, इंफॉर्मेशन दी जाएगी, फिर ऑफिशियल लिक्विडेटर इसको वेरीफाई करके कोर्ट को देगा। जैसे इसमें एक छोटी सी चीज आपको बता, जहन में तजस्सुस आ रहा होगा, बेचैनी आ रही होगी कि पता नहीं उस स्टेटमेंट में क्या लिखा होता है, तो आपको सिर्फ एक इंफॉर्मेशन बता दूं, उसमें कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज की लिस्ट लिखी होती है, डिटेल्स लिखी होती है, और भी बहुत सी चीजें होती है, और भी बहुत सी चीजें। ठीक है, लेकिन लेक्चर की तरफ चलने से पहले क्या करते हैं? पहले असाइनमेंट की तरफ जो असाइनमेंट की डिस्कशन कह रहा है, टू सोल ट्रेडर्स मर्ज देयर बिजनेस। दो सोल ट्रेडर्स थे, सोल प्रोप्राइटरशिप थे, उन्होंने अपना बिजनेस मर्ज किया और फिर क्या किया? एंड गॉट इट रजिस्टर्ड एज ए कंपनी ऑफ विच दे वर द ओनली डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर। क्या ये मुमकिन है सिर्फ दो लोगों के साथ कंपनी बन जाए? क्या ये मुमकिन? यस। कौन सी कंपनी बनी होगी? लिस्टेड क्या अनलिस्टेड? प्राइवेट। शाबाश। दो क्या, एक के साथ भी कंपनी बन सकती है, एसएमसी। And got it registered company of which they were the only director and shareholder. They called bitterly and one sued the other for fraud. एक दूसरे को लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ और बहुत बुरे तरीके से एक दूसरे को मारा पीटा उन्होंने, और फिर उसके बाद एक ने दूसरे को फ्रॉड के केस में केस फाइल कर दिया दूसरे के ऊपर कि देखो फ्रॉड किया मेरे साथ। Meanwhile, they refused to speak to each other and conducted board meetings by passing notes through the hands of secretary. एक दूसरे से उन्हें बात करना ही छोड़ दिया और सेक्रेटरी के थ्रू एक दूसरे से रेजोल्यूशन पास करवाते थे। द डिफेंडेंट इन द फ्रॉड एक्शन पिटिशन फॉर वाइंडिंग अप बाय द कोर्ट। डिफेंड जिसके खिलाफ, जो डिफेंड कर रहा था फ्रॉड वाले के, यानी जिस पे इल्जाम लगा, उसने कहा अच्छा मेरे खिलाफ तुमने केस किया है, मैं अर्जी डालता हूँ कोर्ट में। कौन सी, क्या अर्जी? वाइंडिंग अप ऑर्डर की। अच्छा बताइए, क्या एक मेंबर, क्या एक कंट्रीब्यूटरी पिटीशन फाइल कर सकता है वाइंडिंग अप के लिए? कंडीशंस क्या थी? नंबर ऑफ मेंबर्स फॉर बिलो मिनिमम नंबर, और ही हैज बीन शेयर होल्डर मेंबर ऑफ द कंपनी फॉर एट लीस्ट 180 days ड्यूरिंग लास्ट 18 months। तो वो कम से कम 180 दिन के लिए रहा होगा कंपनी का मेंबर। करेक्ट। कैन कंपनी भी वाउंड अप इन दिस केस? इफ सो ऑन विच? क्या कंपनी वाइंड अप हो सकती है? यस, हो सकती है अगर कोई कंट्रीब्यूटरी कोई, क्योंकि स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास होगी नहीं ना। स्पेशल रेजोल्यूशन तो दोनों इकट्ठे होते तो फिर पास होती, स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास होगी नहीं, एज्यूमिंग के दोनों की इक्वल शेयर होल्डिंग है। तो एक कंट्रीब्यूटरी भी अगर अप्लाई करे तो वाइंडिंग अप ऑर्डर पास हो सकता है। किस ग्राउंड्स पे? हमने जितनी भी सर्कमस्टेंसेस पढ़ी है वाइंडिंग अप की, उनमें से किस सिचुएशन में ये फिट बैठती है? किसी में भी फिट नहीं ना बैठ रही, तो फिर कौन सी सिचुएशन अप्लाई करें? जस्ट एंड इक्विटेबल है, जस्ट एंड, वहां वही। वैसे मैनेजमेंट फ्रॉडुलेंट, चूंकि इसमें फ्रॉड का जिक्र है, हाँ, तो प्रूव नहीं हुआ।
हाँ, प्रूव नहीं हुआ, लेकिन फ्रॉडलेंट कंडक्ट अगर प्रूव हो जाता तो उस बेस के ऊपर भी कंपनी वाइंड अप हो सकती है, उस केस के ऊपर भी कंपनी वाइंड अप हो सकती है। नेक्स्ट भाई, क्वेश्चन 1 में कोई प्रॉब्लम, कोई आर्गुमेंट करना चाहते हैं? कोई नहीं। क्वेश्चन 2, इब्राहिमी एंड नजर कैरिड ऑन बिजनेस टुगेदर फॉर 25 ईयर, 25 साल तक एक दूसरे के साथ बिजनेस किया मिलके। Originally as partners and for the last 10 years through a company in which each originally had 500 shares. हर एक के कितने शेयर्स थे? टोटल 1000 शेयर्स। Ibrahimi and Nazar were the first directors. Later Nazar's son George joined the business and became a third director, and Ibrahimi and Nazar each transferred 100 share to George. यानी 20% का शेयर होल्डर बन गया जॉर्ज, 40% के बाकी। Eventually there were disputes. Nazar and George tried to remove Ibrahimi from his directorship. क्या दो डायरेक्टर मिलकर तीसरे डायरेक्टर को रिमूव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हाँ जी। Ibrahimi sought court's help in this situation. What could be appropriate action by court in this situation? रिमूव करने की कोशिश की, इब्राहिम कोर्ट पहुंच गया। ये तो कंफर्म है कि रिमूव नहीं से किया जा सकता, लेकिन क्या अब इन शेयर होल्डर्स का आपस का रिलेशनशिप ऐसा है कि कंपनी आगे मजीद चलाई जाए? क्या करें? रिलेशनशिप इनका खत्म करवाया जाए। कैसे खत्म होगा रिलेशनशिप? कंपनी खत्म करवा दी जाए। कंपनी खत्म, क्योंकि कंपनी की वजह से रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था। कंपनी खत्म, रिलेशनशिप खत्म। लिस्ट में हमने जो सिचुएशंस पढ़ी थी उनमें से किस सिचुएशन में फिट बैठ रही है? किसी में भी नहीं। तो जो किसी में भी नहीं, फिर भी कंपनी को वाइंड अप करना जरूरी हो, जस्ट एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, फॉर द लास्ट 3 months ANF Limited has been experiencing liquidity crisis and is unable to meet its financial obligations within due date. In the light of Company Act 2017, narrate the circumstances under which ANFL would be deemed to be unable to pay its debts. Circumstances बताइए, when ANFL would be deemed to unable to pay debts, बताइए भाई। हाँ जी, unable to pay debts। कंपनी को नोटिस दिया जाए ये क्यों याद क्यों नहीं करते? कंसेप्ट नहीं मुझे चाहिए, मुझे वो अल्फाज चाहिए जो आप एग्जाम में लिखेंगे। बताएं। मैंने क्राइटेरिया ऑफ 100,000 मोर गिव सर्व द नोटिस टू कंपनी एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एंड विदिन 30 days that remains unsatisfied. It is proved that company is unable to pay. ये थर्ड था। सेकंड क्या था? Execution of court order remains unsatisfied. ये 3 पॉइंट्स थे। तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन बन गया ना, पॉइंट्स रिप्रोड्यूस कर देंगे। Question 4, under the provisions of Companies Act 2017 state who may file a petition for winding up in the court. Who may file? अरे भाई, who may file? एक सवाल आपने मेरे से पूछा, एक मैं आपसे पूछने लगा। वाइंडिंग का पिटीशन कौन फाइल कर सकता है? कंपनी और हाँ, और बस ये ले, ये खत्म हो गया ना, शुरू होते ही खत्म। क्या है? क्या ये लेक्चर क्यों नहीं लिया? ए भाईजान, कंपनी के कंट्रीब्यूटरी, क्रेडिटर, रजिस्ट्रार, कमीशन, ये 5। और अगर इस क्वेश्चन के मार्क्स ज्यादा हो तो फिर आपने एक काम और करना है। क्या? कंडीशन भी लिखनी है। कोई सी एक अथॉरिटी बता दे 5 में से जो पिटीशन के लिए फाइल कर सकती है, और इन्होंने जो भी अथॉरिटी बताई आपने उसकी कंडीशन बतानी है। जल्दी, कोई एक अथॉरिटी, अभी इन्होंने भाई ने बताया कंपनी, बताइए क्या कंडीशन है? कंपनी फाइल कर सकते हैं ना पिटीशन वाइंडिंग अप के लिए, है ना? कंपनी कमीशन को वाइंडिंग अप के लिए पिटीशन फाइल कर सकती है ना? नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, ये नहीं हो सकता।
क्या नहीं हो सकता? कंपनी वाइंडिंग अप के लिए कमीशन को पिटीशन फाइल नहीं कर सकती। क्यों? कोर्ट को कर सकती है ये चीज। शाबाश शाबाश शाबाश, कोर्ट को कर सकती है। कंडीशंस क्या है? कंडीशन बता रहे थे आप। सबमिट करवाई जाएगी प्रेस्क्राइब्ड इंफॉर्मेशन, एसेट्स एंड लायबिलिटीज के पर्टिकुलर्स और पर्टिकुलर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, एसेट्स लायबिलिटीज जो सूट्स फाइल हुए कंपनी के खिलाफ, और एक और पॉइंट था, बस यही था। सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट क्रेडिटर के केस में था, वो कमीशन से परमिशन लेनी होती है सैंक्शन, वो इस केस में नहीं था। वो किस केस में था? रजिस्ट्रार के केस में था। शाबाश। और कमीशन ने अपॉर्चुनिटी ऑफ हेयरिंग देनी होती है। क्या ये पिटीशन बाय कंपनी वाले केस में थी? ये कमीशन वाला था। शाबाश शाबाश, ठीक है, क्लियर। कोई प्रॉब्लम इसमें? 4 में कोई प्रॉब्लम नहीं। 5th, एक क्रेडिटर फाइल्ड पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप। नहीं, आगे चलने से पहले मुझे यह बताएं, क्रेडिटर पिटीशन फाइल कर सकता है वाइंडिंग अप के लिए? कर सकता है। किन सर्कमस्टेंसेस में? क्रेडिटर किन सर्कमस्टेंसेस में पिटीशन फाइल कर सकता है वाइंडिंग अप की? वही 1 लाख वाली सिचुएशन। वो तो नहीं, वो तो नहीं। क्रेडिटर प्राइमा फेशिया केस एस्टैब्लिश करना होता है उसने, और सिक्योरिटी देनी होती है। सिक्योरिटी फॉर क्रेडिटर फाइल्ड पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड टू कोर्ट ऑन 24 फरवरी 2021। कोर्ट अपॉइंटेड ए प्रोविजनल मैनेजर एंड कंटिन्यूड विद हियरिंग ऑफ पिटीशन। क्या ऐसा हो सकता है कि फैसला भी हुआ नहीं है और प्रोविजनल मैनेजर पहले पॉइंट कर दिया? वाइंडिंग अप ऑर्डर का डिसीजन हुआ नहीं है और प्रोविजनल मैनेजर पहले पॉइंट कर दिया। क्या ऐसा हो सकता है? यस, ऐसा हो सकता है, क्योंकि वाइंडिंग अप ऑर्डर पे तो ऑफिशियल लिक्विडेटर को पॉइंट किया जाता है। लेकिन याद रखें, प्रोविजनल मैनेजर को पॉइंट करना लाजमी नहीं है, ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है। समटाइम प्रोविजनल मैनेजर को पॉइंट करते हैं, समटाइम नहीं करते। 29 मार्च 2021 कोर्ट ऑर्डर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी एंड अपॉइंटेड ऑफिशियल लिक्विडेटर। देखा, वाइंडिंग अप ऑर्डर पास किया तो ऑफिशियल लिक्विडेटर को भी वाइंड कर दिया। व्हाट इज द कमेंसमेंट डेट ऑफ वाइंडिंग अप? जाहिर है जिस दिन वाइंडिंग अप ऑर्डर पास किया वही दिन होगा ना, वो नहीं है। कौन सा? जिस दिन पिटीशन फाइल हुई। और पिटीशन किस दिन फाइल हुई? 24 फरवरी को। जी, डिवॉल्वर का मतलब ये है, हमने ये स्टडी किया है, अगर कोई मेंबर वाइंडिंग अप के लिए एप्लीकेशन फाइल करना चाहे तो उसे पिछले 18 महीनों में 180 दिन कम से कम कंपनी का मेंबर होना चाहिए। कंपनी का ये मेंबर वो रीजनली भी हो सकता है कि उसे शेयर्स अलॉट किए गए हों, यानी उसने पैसे दे के शेयर्स खरीदे हों, ऐसे भी हो सकता है। और ऐसे भी हो सकता है कि उसने पैसे नहीं दिए लेकिन उसको शेयर ट्रांसफर हो गए, डिवॉल्व हो गए। कैसे? कि उसका उसके वालदैन में से कोई शेयर होल्डर था, उसकी डेथ हो गई और उसको ट्रांसफर हो गया। ठीक है, ये कंजेक्टिव 180 लॉ ने इस बारे में नहीं बताया कि जो 180 डेज होंगे कंजेक्टिव काउंट करने के इंटरवल में काउंट करने हैं, लेकिन जो उसकी सेंस है उससे ये लग रहा है कंजेक्टिव 180 डेज है। जी, और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर। इसके बारे में हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट्स कल डिस्कस कर लिए थे अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर के हवाले से। ऑफिशियल लिक्विडेटर, अच्छा, इसमें प्रोविजनल मैनेजर भी शामिल है, यानी बहुत से कंसेप्ट्स ऐसे हैं जिनमें जो कि प्रोविजनल मैनेजर पे भी अप्लाई होते हैं।
ठीक है, इसलिए कि दोनों के काम की नेचर तकरीबन एक जैसी है। क्या स्टडी करेंगे ऑफिशियल लिक्विडेटर में? हम स्टडी करेंगे अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर। अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर का मतलब, अपॉइंटमेंट का मतलब क्या है? ऑफिशियल लिक्विडेटर को कौन अपॉइंट करेगा? भाई इसको चुप करा ले यार। अपॉइंटमेंट कौन करेगा इसकी? ऑफिशियल। और कब होगी? और पावर्स क्या होंगी इसके पास? पावर्स क्या होंगी? पैनल ऑफ प्रोविजनल मैनेजर एंड ऑफिशियल लिक्विडेटर। अब ये इस कंसर्न में जैसा मैंने बताया आपको, ऑफिशियल लिक्विडेटर और प्रोविजनल मैनेजर दोनों डिस्कस हो रहे होंगे, तो जहां पे दोनों कवर, प्रोविजनल मैनेजर भी कवर हो रहा है, वहां पे हमने साथ में मेंशन कर दिया इसको। पैनल ऑफ प्रोविजनल मैनेजर ऑफिशियल लिक्विडेटर का मतलब क्या है कि कमीशन यानी एससीसीपी एक पैनल मेंटेन करेगा, लिस्ट मेंटेन करेगा कि ये वो सूटेबली कॉम्पिटेंट पर्संस हैं जो कि किसी भी वाइंडिंग अप के केस में भी किसी भी कंपनी के प्रोविजनल मैनेजर या ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट हो सकते हैं। फिर स्टडी करेंगे हम एलिजिबिलिटी फॉर प्रोविजनल मैनेजर ऑफिशियल, कि अगर कोई पर्सन इस पैनल में, इस लिस्ट में अपना नाम इंक्लूड करवाना चाहता हो, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। नेक्स्ट, रिक्वायरमेंट फॉर ऑफिशियल लिक्विडेटर ऑन अपॉइंटमेंट, के जब ऑफिशियल लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाएगा, अपॉइंटमेंट के वक्त की क्या रिक्वायरमेंट है, उसने क्या करना है। और फिर इफ मोर देन वन लिक्विडेटर्स आर अपॉइंटेड, अगर एक से ज्यादा लिक्विडेटर्स को अपॉइंट किया जाए उस सिचुएशन में क्या होगा। और कैजुअल वैकेंसी, कैजुअल वैकेंसी में स्टडी करेंगे कि कैजुअल वैकेंसी को किस तरीके से फिल किया जाएगा। सबसे पहला अपॉइंटमेंट एंड पावर, कह रहा है जब कोर्ट को पिटीशन रिसीव होगी, कोर्ट में अपॉइंट प्रोविजनल मैनेजर। कोर्ट में अपॉइंट का मतलब क्या है? चाहे तो कोर्ट प्रोविजनल मैनेजर को अपॉइंट करे, चाहे ना करे, ठीक है। और ऑफिशियल लिक्विडेटर को भी कोर्ट चाहे तो प्रोविजनल मैनेजर को अपॉइंट करे, चाहे तो उसी वक्त वाइंडिंग अप ऑर्डर पास करके ऑफिशियल लिक्विडेटर को अपॉइंट कर दे। लेकिन ऑफिशियल लिक्विडेटर याद रखें वाइंडिंग अप ऑर्डर पे अपॉइंट किया जाता है। वाइंडिंग अप ऑर्डर से पहले प्रोविजनल मैनेजर ही सारी चीजें देखेगा, अगर अपॉइंट किया गया। अगर नहीं तो कंपनी के जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स होंगे, कंपनी की एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट कंपनी के मामलात को देखेगी। तो जैसे ही पिटीशन आई वाइंडिंग अप के लिए, कोर्ट ने पहला डिसीजन क्या करना है कि मुझे प्रोविजनल मैनेजर को अपॉइंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा डिसीजन ये करना है कि वाइंडिंग अप ऑर्डर बनता है कि नहीं इस कंपनी का। पहला डिसीजन तो फौरी करना पड़ता है प्रोविजनल मैनेजर का, जो दूसरा डिसीजन है इसमें महीना, 1.5 महीना, 2 महीने लग जाते हैं वाइंडिंग अप ऑर्डर डिसीजन करते हुए। और कहता है प्रोविजनल मैनेजर की पावर सारी की सारी वही होंगी जो ऑफिशियल लिक्विडेटर की पावर्स हैं, अनलेस के कोर्ट लिमिट कर दे। यानी बेसिकली ये तकरीबन एक ही कैटेगरी होती है प्रोविजनल मैनेजर की भी और ऑफिशियल लिक्विडेटर की भी, क्योंकि जो लिस्ट मेंटेन की है कमीशन है प्रोविजनल मैनेजर और ऑफिशियल लिक्विडेटर की, प्रोविजनल मैनेजर भी उसी लिस्ट से उठाया जाता है और ऑफिशियल लिक्विडेटर भी उसी लिस्ट से। तो ला यहाँ पे ये कह रहा है कि दोनों की पावर्स बराबर होगी, प्रोविजनल मैनेजर की और ऑफिशियल लिक्विडेटर की दोनों की पावर्स बराबर है, सेम है। फिर पैनल ऑफ प्रोविजनल मैनेजर एंड ऑफिशियल लिक्विडेटर, कमीशन एससीसीपी shall maintain a panel of persons having at least 10 years experience। किस में एक्सपीरियंस? या तो एक्सपीरियंस ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंस और लॉ में, या प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, ठीक है। अकाउंटिंग, फाइनेंस और या प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। जैसे फर्ज कीजिए एक लॉयर है, पिछले 15 साल से प्रैक्टिस कर रहा है लॉ की, वो प्रोविजनल मैनेजर अपॉइंट हो सकता है, बिल्कुल। कैसे? क्योंकि 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए कम से कम, और उसके पास 15 साल का एक्सपीरियंस है। इसी तरह एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और वो पिछले 12 साल से फर्म में प्रैक्टिस कर रहा है एज प्रोफेशनल, क्या उसकी अपॉइंटमेंट हो सकती है एज प्रोविजनल मैनेजर या ऑफिशियल लिक्विडेटर? यस, ठीक है। तो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी और अकाउंटिंग, फाइनेंस
या लॉ का एक्सपीरियंस उसके पास हो, उसको भी ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट किया जा सकता है। क्योंकि अगर आप देखें ना तो जो इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो चलाना भी है और कंपनी की वाइंडिंग अप में जो लीगल इश्यूज हैं या प्रैक्टिकल इश्यूज हैं इनको भी हैंडल करना है। इसलिए इनका एक्सपीरियंस काउंटिंग में, फाइनेंस में, लॉ में या बाकी के कंपनी को चलाने के मामलात में प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। कम से कम कितने साल का? 10 साल का। हाँ, अगर कमीशन को लगे कि ये पैनल में से कोई बंदा ऐसा है जो ठीक काम नहीं कर रहा, जिसको हम किसी कंपनी का प्रोविजनल मैनेजर या ऑफिशियल लिक्विडेटर बनाते हैं तो अपने ज़ाती मुफादात के लिए काम करना शुरू कर देता है, या वो कॉम्पिटेंट नहीं है, बिला वजह मामलात को डिले करता है, कमीशन के पास ये पावर अगर है कि वो कुछ मेंबर्स के नाम, प्रोफेशनल्स के नाम इस लिस्ट में, पैनल में इंक्लूड कर सकती है, उसी तरह का ये पावर भी है कि नाम रिमूव भी कर सकती है। क्या पावर है? ये बिल्कुल है। कमीशन में आल्सो रिमूव नेम, इंक्लूड भी, कमीशन चाहे तो इस पैनल में नए लोगों के नाम इंक्लूड भी कर सकता है और चाहे तो एग्जिस्टिंग लोगों के नाम रिमूव भी कर सकता है। हाँ, रिमूव करने से पहले अपॉर्चुनिटी देगा हेयरिंग की इन लोगों को। किन लोगों को? जिसका नाम रिमूव करना होगा। कभी आपके खिलाफ ये इल्जामात हैं, ये एलिगेशंस हैं, बताइए कि आपका नाम रिमूव कर दिया जाए, आपको कोई इतराज़ तो नहीं है? आपका नाम ऐड कर दिया जाए, आपका एक्सपीरियंस है? कितने साल का एक्सपीरियंस है? 1 महीने का है तो फिर इनएलिजिबल है। 10 साल का है, किस फील्ड में? काउंटिंग में एक्सपीरियंस है। शाबाश, कह जी 10 साल मेरा काउंटिंग पढ़ने का एक्सपीरियंस है, तो ठीक है जी, आपको ऑफिशियल लिक्विडेटर प्रोविजनल मैनेजर अपॉइंट कर दिया जाता है। ठीक है। एलिजिबिलिटी फॉर प्रोविजनल मैनेजर ऑफिशियल लिक्विडेटर कह रहा है। अच्छा, ये बात देखिए, लिस्ट मेंटेन कर रहा है कमीशन, लेकिन उस लिस्ट में से सिलेक्शन करना, किसको अपॉइंट किया जाए, ये कौन करेगा? कोर्ट करेगा। ठीक है, कोर्ट अपॉइंट्स 1 or more प्रोविजनल मैनेजर और ऑफिशियल लिक्विडेटर। आपने क्वेश्चन पूछा था क्या एक से ज्यादा प्रोविजनल मैनेजर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। जब डायरेक्टर एक से ज्यादा हो सकते हैं तो प्रोविजनल मैनेजर, ऑफिशियल लिक्विडेटर भी एक से ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन यहाँ फिर एक दूसरा सवाल भी आपके जहन में आ जाना चाहिए, जिस तरह डायरेक्टर्स के एक दूसरे से झगड़े होते हैं, क्या इनके भी एक दूसरे से झगड़े हो सकते हैं? यस, इनके भी हो सकते हैं झगड़े। कोर्ट अपॉइंट्स 1 or more प्रोविजनल मैनेजर ऑफिशियल लिक्विडेटर फ्रॉम पैनल। ये 1 or more के ऊपर गौर कीजिएगा, ये भी बाद में मैंने कंसेप्ट लिंक करना है। क्या एक कंपनी, आप फिर एक अगला सवाल पूछे, सर क्या एक डायरेक्टर एक से ज्यादा कंपनीज में डायरेक्टर हो सकता है? याद है हमने पढ़ा था, हो सकता है। हाँ, लिस्ट 5 लिस्टेड कंपनी। क्या कोई प्रोविजनल मैनेजर या ऑफिशियल लिक्विडेटर एक से ज्यादा कंपनीज का प्रोविजनल मैनेजर ऑफिशियल लिक्विडेटर हो सकता है? यस। कितनी कंपनीज का? 3 कंपनीज का। 3 ए पर्सन कैन बी प्रोविजनल मैनेजर ऑफिशियल लिक्विडेटर फॉर मैक्सिमम ऑफ 3 कंपनीज एट ए टाइम, साइमल्टेनियस 3 कंपनीज का। 4 का इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि लॉ ने 3 कहा हुआ। कैमरा ऑफ करें, मैं इनको बता दूं जरा कि 4 का कैमरा। तो मैक्सिमम 3 कंपनी, एक पर्सन मैक्सिमम 3 कंपनीज का प्रोविजनल मैनेजर या ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट हो सकता है। लेकिन कहां से होगा? उस लिस्ट में से। जो लिस्ट कौन मेंटेन कर रहा है? कमीशन मेंटेन कर रहा है। कोर्ट उस लिस्ट में से बंदे उठाएगा। कितने? उसकी मर्जी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, जितने मर्जी, जितने वो अप्रोप्रिएट समझता है, 1 or more। और वो लिस्ट कौन मेंटेन कर रहा होगा? कमीशन ने उस लिस्ट में कौन कौन से बंदे डाले होंगे? जो एलिजिबल है। एलिजिबल कौन होते हैं? जिसका 10 साल का एक्सपीरियंस हो। किस चीज का? काउंटिंग का, फाइनेंस का, लॉ का, या रेलिवेंट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। क्या ऐसा हो सकता है? इसकी एक्सेप्शन बताएं। एक्सेप्शन के कोई प्रोविजनल मैनेजर ऑफिशियल लिक्विडेटर पॉइंट हो उस लिस्ट के अलावा, क्या हो सकता है? यस। लॉ कमीशन ना चाहे, कोर्ट भी नहीं कहे, ऐसा क्रेडिटर जिसको 60% पेड अप कैपिटल जितना भी कैपिटल है उसका 60% या उससे ज्यादा
ड्यू हो किसी एक क्रेडिटर को, तो इसका मतलब है आधे से ज्यादा पैसे तो उसको ड्यू है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक सिग्निफिकेंट हैवी अमाउंट उसको ड्यू है, तो उसका हक नहीं है अपनी मर्जी का बंदा लेके आए। तो अगर कोई ऐसा क्रेडिटर जिसको टोटल पेड अप कैपिटल का 60% और मोर ड्यू है, वो अगर चाहे तो लिस्ट के अलावा भी किसी पर्सन को प्रोविजनल मैनेजर ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट करने को कह सकता है। उसको ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट कर दिया जाएगा रजिस्ट्रार को नोटिफाई करने के बाद। रजिस्ट्रार को नोटिफाई करने के बाद फिर से बताइए कहानी शुरू कहां से हुई। पहले 5 लोगों में से कोई किसी ना किसी ने पिटीशन फाइल की। किन 5 लोगों में से पिटीशन फाइल की? कंपनी, क्रेडिटर, कंट्रीब्यूटरी, रजिस्ट्रार, कमीशन। कोर्ट के पास जैसे ही पिटीशन आई, कोर्ट ने फौरी तौर 2 फैसले करने हैं। फौरी तौर पे फैसला क्या करना है कि प्रोविजनल मैनेजर को बाइंड किया जाए कि नहीं किया जाए, और कुछ अरसे के बाद क्या फैसला करना है, वाइंडिंग अप ऑर्डर पास किया जाए कि नहीं। और अगर वाइंडिंग अप ऑर्डर पास किया गया तो फौरी तौर पे ऑफिशियल लिक्विडेटर को भी अपॉइंट किया जाएगा। किसकी पावर ज्यादा है, प्रोविजनल मैनेजर की या ऑफिशियल लिक्विडेटर की? दोनों की एक बराबर है, अनलेस कोर्ट क्या करे, किसकी पावर्स को लिमिट कर दे? ऑफिशियल प्रोविजनल मैनेजर की। प्रोविजनल मैनेजर की पावर्स थोड़ी सी कम हो सकती है ऑफिशियल लिक्विडेटर से, अगर कोर्ट लिमिट करे उसको। ठीक है, हाँ नहीं ये लिखा हुआ है ना ऑफिशियल लिक्विडेटर, ये लिखा हुआ है प्रोविजनल मैनेजर की पावर्स होंगी ऑफिशियल लिक्विडेटर के बराबर, अनलेस लिमिटेड बाय कोर्ट। हाँ जी पढ़ना। पैनल कमीशन मेंटेन कर रहा होता है। अच्छा ठीक है, एलिजिबिलिटी तक बात आ गई थी। कोर्ट अपॉइंट करे, कौन अपॉइंट करेगा? कोर्ट, एक से ज्यादा प्रोविजनल मैनेजर ऑफिशियल लिक्विडेटर को। लेकिन अगर एक क्रेडिटर, ऐसा क्रेडिटर जिसको टोटल इश्यूड कैपिटल का 60% या उससे ज्यादा ड्यू है, अमाउंट ड्यू है, वो भी अपॉइंट करवा सकता है कोर्ट को कह के एक ऐसे पर्सन को जो कि पैनल में शामिल नहीं है, उसका भाई है, उसको भी अपॉइंट करवा सकता है, पैनल में शामिल नहीं, लेकिन रजिस्ट्रार को नोटिफाई करवा के। ये एक्सेप्शन याद रहेगी ना कि कोई ऑफिशियल लिक्विडेटर पैनल से बाहर से भी अपॉइंट हो सकता है। किसके कहने पे हो सकता है? 60% ऑफ इश्यूड शेयर कैपिटल जिसको ड्यू होगा। शाबाश। अपॉइंटमेंट पे ऑफिशियल लिक्विडेटर ने क्या करना है? ऑफिशियल लिक्विडेटर ने इंश्योर करना है कि वो इंडिपेंडेंट हो और बड़ी ईमानदारी के साथ अपना काम सर अंजाम दे। और ऑफिशियल लिक्विडेटर डिपॉजिट करेगा सिक्योरिटी इफ डिटरमिन। अगर कोर्ट को लगे ये ऑफिशियल लिक्विडेटर है, इसकी नीयत में गड़बड़ लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि ये कंपनी को वाइंडिंग अप में नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, एसी हो 50-50 हज़ार के और ये 20-20 हज़ार के सेल प्राइस करके शो करवा के अपने घर ले जाए, हो सकता है कि नहीं भाई? कोई लिक्विडेटर अगर खुद माली फायदा उठाना चाहे उठा सकता है कि नहीं उठा सकता? उठा सकता है बिल्कुल। या हो सकता है उसका भी कंपनी में किसी लिहाज से इंटरेस्ट हो, वो खुद भी एक क्रेडिटर हो, वो खुद भी एक क्रेडिटर हो और एसेट बेच के सबसे पहले अपने पैसे एडजस्ट करवाता रहे, बाकियों की खैर है, बाकियों की बाद में देखी जाएगी। तो बताइए लिक्विडेटर का इंडिपेंडेंट न्यूट्रल होना जरूरी है कि नहीं है? यस जरूरी है। इसीलिए कोर्ट ने यह कहा कि जब कभी हम किसी को लिक्विडेटर, ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट करेंगे, वो हमें सिक्योरिटी देगा कि अगर उसके किसी एक्ट की वजह से कंपनी को नुकसान पहुंचा तो वो उसका जुर्माना अदा करेगा, कंपनसेट करेगा, रीइंबर्स, सिक्योरिटी दे भैया। कोर्ट अगर चाहे, कोर्ट का लगेगा बंदा को ठीक नहीं लग रहा मुझे, ये कोई गड़बड़ करेगा, 2 नंबरी करेगा, ये हेर फेर करने की कोशिश करेगा, तो कोर्ट उसे कह सकती है सिक्योरिटी दो। ठीक है, और फिर उसके बाद कुछ स्टेटमेंट भी उसने ऐड करनी है। स्टेटमेंट कौन सी? कि वो इंडिपेंडेंट है, कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, वो कंपनी से, कंपनी की मैनेजमेंट से इंडिपेंडेंट है, कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किसी किस्म का नहीं है। जैसे अगर वो खुद भी क्रेडिटर है तो उसमें और दूसरे क्रेडिटर में कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। क्या कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया? अब वो हो सकता है खुद अपनी रिकवरी करवाता रहे और दूसरे बेचारे क्रेडिटर इंतजार करते रहे, यानी उसका अपना फायदा हो गया, दूसरों का नुकसान हो। कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से कहते हैं ना, एक का फायदा हो जाए दूसरे का नुकसान, हालांकि सारे एक बराबर होने चाहिए। या हो सकता है वो किसी डायरेक्टर का भाई हो
तो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो ऑफिशियल लिक्विडेटर का क्या इंडिपेंडेंट होना जरूरी है? कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से पाक होना जरूरी है। तो ऑफिशियल लिक्विडेटर 7 दिन के अंदर अंदर रिटर्न स्टेटमेंट देगा कि उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है कंपनी में किसी किस्म का और कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कोई वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंस का भी मसला नहीं है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का भी मसला नहीं है। हाँ जी। और ये ये किसने ये स्टेटमेंट देनी है कि मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? ऑफिशियल लिक्विडेटर में। कब? किसके 7 दिन के अंदर? किसकी अपॉइंटमेंट के 7 दिन के अंदर? ऑफिशियल लिक्विडेटर की अपॉइंटमेंट के 7 दिन के अंदर। और ऑफिशियल लिक्विडेटर की अपॉइंटमेंट कब होती है? जब पिटीशन फाइल की जाती है या जब बाइंडिंग अप ऑर्डर इशू होता है? पक्की बात है, जब पिटीशन फाइल होती है तब नहीं। अच्छा, जब कभी पिटीशन फाइल होगी हमेशा प्रोविजनल मैनेजर अपॉइंट होगा। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। शाबाश, अटेंटिव नहीं है, तुक्के लग रहे हैं लेकिन आपके। ठीक, चलिए। हाँ, अगर कमीशन की तरफ से कोई कोड ऑफ कंडक्ट कमीशन ने जो दिया हुआ है या अदर रिक्वायरमेंट्स कोई ऐड की जाती हैं, इसको चाहिए कि वो रिक्वायरमेंट्स भी पूरी करे। जैसे आपको याद होगा हमने डायरेक्टर में भी पढ़ा था, डायरेक्टर की सारी ड्यूटीज वगैरह पढ़ ली हमने। उसके बाद उसने कंप्लायंस रिपोर्ट में कहा था कि अगर कमीशन कोई और रिक्वायरमेंट्स इशू करे तो डायरेक्टर उनको कंप्लाई करेंगे और उनकी कंप्लायंस रिपोर्ट इंक्लूड करेंगे। कहाँ? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ। याद है कंप्लायंस रिपोर्ट वाली बात? नहीं यार, आज का टेस्ट दिया आज का टेस्ट ये ले, आज मेरे भाई टेस्ट था हमारा। हाँ जी। इफ मोर देन 1 लिक्विडेटर आर अपॉइंटेड, अगर एक से ज्यादा लिक्विडेटर अपॉइंट किए जाएं तो क्या होगा? उनमें झगड़ा हो सकता है, तो कोर्ट डिसाइड करेगा कौन से एक्ट्स हैं जो सिर्फ कोई एक बंदा परफॉर्म करेगा, कौन से एक्ट्स हैं वो एक से ज्यादा लोग परफॉर्म करेंगे, और कौन से एक्ट ऐसे हैं सारे। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे पार्टनरशिप में हमने पढ़ा था कि कुछ एक्ट ऐसे होते हैं जो हर पार्टनर की इंडिविजुअल अथॉरिटी में होते हैं, कोई भी पार्टनर कर सकता है। कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो मेजोरिटी की बेस पे लिए जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो सारे के सारे पार्टनर्स जब कंसेंट देंगे फिर होंगे। याद है ये कंसेप्ट? उसी तरह लिक्विडेटर जब एक से ज्यादा अपॉइंट किए गए तो उनकी पावर्स भी बतानी चाहिए, तो कोर्ट उनकी पावर्स में डिफाइन कर देगा कि वो कौन कौन से काम है जो कि ऑफिशियल लिक्विडेटर अकेला कर सकता है, वो कौन से काम है जो मेजोरिटी की बेस पे होंगे, और वो कौन से डिसीजन हैं जो सारे मिलके करेंगे ऑफिशियल लिक्विडेटर्स। ये वही पार्टनरशिप वाला कंसेप्ट है। और अगर इनमें आपस में कोई झगड़ा होता है किसको बताएंगे? कोर्ट को बताएंगे। ठीक है, कोर्ट फैसला करेगा फिर उस झगड़े वाले मसले का। अच्छा, कैजुअल वैकेंसी क्या होती है? रेजिग्नेशन, डेथ हो जाए, डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह। कह रहे हैं रेजिग्नेशन नॉट अलाउड। एक दफा आप ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट हो गए तो उसको कंप्लीट करके ही जान छूटेगी। रिजाइन नहीं कर सकते, रिजाइन नहीं कर सकते एक्सेप्ट ऑन पर्सनल डिसेबिलिटी। हाँ, अगर कोई पर्सनल डिसेबिलिटी हो, हाथ पांव टूट जाए, नजर आना बंद हो जाए, पागल हो जाए, तो उस बेस के ऊपर रिजाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी पर्सनल रीजन की वजह से, पर्सनल डिसेबिलिटी की वजह से रिजाइन किया, तो जब तक सक्सेसर नेक्स्ट वाला ऑफिशियल लिक्विडेटर पॉइंट नहीं होता, एग्जिस्टिंग ऑफिशियल लिक्विडेटर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करता रहेगा, जितना भी थोड़ी बहुत होती रहे। नहीं, पागल हो गया तो फिर नहीं करेगा जिम्मेदारियां पूरी। नेक्स्ट, और ये कैजुअल वैकेंसी फिल कौन करेगा? डायरेक्टर की कैजुअल वैकेंसी कौन फिल करता था? कमीशन के कोर्ट है। डायरेक्टर की कैजुअल वैकेंसी कमीशन, ये अल्लाह। और भाई डायरेक्टर्स की कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर्स ही फिल करते हैं। कितने दिन के अंदर? जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव की कैजुअल वैकेंसी बाकी के चीफ एग्जीक्यूटिव फिल करते हैं।
ये हाल है ना जाती मेरे साथ है। मर्जी है आपकी, मर्जी है। अब भाई चीफ एग्जेक्टिव एक ही होता है। एक कंपनी के कितने चीफ एग्जेक्टिव होते हैं? एक ही चीफ एग्जेक्टिव होता है। डायरेक्टर्स की तादाद एक से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन चीफ एग्जेक्टिव तो एक ही होगा ना। तो जिस तरह डायरेक्टर्स की कैजुअल वैकेंसी दूसरे डायरेक्टर फिल करते हैं, उसी तरह चीफ एग्जेक्टिव की कैजुअल वैकेंसी भी डायरेक्टर्स ही फिल करते हैं, है ना? है ना? अच्छा, इसमें हाँ करनी थी, इसमें घबरा गया। तो कैजुअल वैकेंसी का कंसेप्ट, ठीक है। रिजाइन नहीं कर सकते, चीफ एग्जेक्टिव रिजाइन कर सकता है, कर सकता है, डायरेक्टर रिजाइन कर सकते हैं, लेकिन ऑफिशियल लिक्विडेटर रिजाइन नहीं कर सकता एक्सेप्ट ऑन पर्सनल डिसेबिलिटी। और इसकी कैजुअल वैकेंसी कौन फिल करेगा? कोर्ट। चलिए, ये हमारे कंसेप्ट थे ऑफिशियल लिक्विडेटर के हवाले से। कोई क्वेश्चन हो तो 1 बाय 1 पूछ लें जी। हाँ, इस पैनल में मेंबर बनने के लिए जाहिर है अप्लाई करना होगा उन लोगों को। इन लोगों को जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कंसेप्ट था ना कि आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर अपॉइंट हो तो एक अलग से डाटाबेस मेंटेन किया जाएगा, उसमें कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे कि वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहते हैं और किस कंपनी के अपनी प्रेफरेंस भी शो करवाते हैं। उसी तरीके से इस लिस्ट में भी इंक्लूड होने के लिए मेंबर्स खुद अप्लाई करेंगे, ठीक है, जो समझते हैं। फिर उसके बाद कमीशन उसको देखेगा एलिजिबल है कि नहीं, और अगर एलिजिबल है तो उनको पैनल की लिस्ट में इंक्लूड कर देगा। और क्रेडिटर्स को जो अथॉरिटी दी गई है कि अगर 60% से ज़्यादा पेड अप कैपिटल ड्यू है तो वो अपॉइंट कर सकता है ऑफिशियल लिक्विडेटर को। इसमें कोई भी पर्सन लगा ना कर सकता हाँ, कोई भी पर्सन कर सकते हैं। है। तो सर इसमें तो ने स्पाउस और मेजर चाइल्ड की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई? स्पाउस और क्या, स्पाउस और मेजर चाइल्ड की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाए कि क्रेडिटर बाकी किसी को भी कर सकते हैं, अपने स्पाउस को नहीं कर सकते पॉइंट। ये देखिए, ये तो अब लॉ की मर्जी है, उसने रिस्ट्रिक्शन इस तरह की कोई नहीं लगाई हुई, ठीक है। ये बेसिकली जब अप्लाई करेंगे कोर्ट उस वक्त देख लेगा कि कहीं इसमें कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली सिचुएशन राइज तो नहीं होती, इंडिपेंडेंस की सिचुएशन राइज तो नहीं होती। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है पार्टी का मुतमिन होना भी ज़रूरी है कि जिन लोगों को पैसे देने हैं, जिन लोगों का इंटरेस्ट एट स्टेक है, क्या वो ऑफिशियल लिक्विडेटर से मुतमिन है कि नहीं। अगर वो ऑफिशियल लिक्विडेटर से मुतमिन नहीं है और अपना कोई ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट करवाना चाहते हैं ताकि उनकी अपनी सेटिस्फेक्शन हो जाए, कोर्ट कहता है मुझे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन वो ऐसे क्रेडिटर होने चाहिए जो नॉमिनेट करे किसी और ऑफिशियल लिक्विडेटर को जिनको कम से कम पेड अप कैपिटल का 60%। अच्छा, टोटल क्रेडिटर का 60% नहीं कहा उन्होंने, ये ध्यान में रखें, पेड अप कैपिटल का 60% का हुआ। कंपनी लिक्विडेटर की फीस पे डेफिनेटली लिक्विडेटर को रिम्यूनरेशन पे की जाएगी और वो रिम्यूनरेशन कंपनी के एसेट से ही पे की जाएगी, ये तो कंफर्म है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि कंपनी के पास इतने एसेट्स नहीं, लिक्विडेटर की फीस अदा करने के लिए पैसे कुछ ना कुछ जरूर होंगे, ठीक है। हाँ, इतने भी पैसे ना हो, और लिक्विडेटर की फीस कितनी होगी, 2-4 लाख होगी जी। हाँ, ये असल में डेट की सेटलमेंट किस तरतीब से होगी, ये अलहदा से कंसेप्ट है लॉ का, ठीक है। उसमें वो कहता है कि जी पहले हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन पहले कहता है जो गवर्नमेंट को ड्यूज हैं वो पहले अदा किए जाएंगे, फिर इसके बाद सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की पेमेंट की जाएगी, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की पेमेंट की जाएगी, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर की पेमेंट की जाएगी, फिर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स की बारी आएगी अगर कोई पैसे बचेंगे तो, ठीक है। हाँ, इससे पहले, क्योंकि वो गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंटेड है, एक तरह से ऑफिशियल है, तो उसकी पहले पे की जाएगी। हाँ, कैजुअल वैकेंसी वाला केस दोनों पे है, वो प्रोविजनल मैनेजर पे भी है और ऑफिशियल लिक्विडेटर पे भी है। और इनकी कोई अपॉइंटमेंट इतना ज़्यादा लंबे अरसे तक नहीं चलती कि 3-3, 4-4 साल या पूरा साल है, ये 2-3 महीने में अपना काम खत्म कर देते हैं, ठीक है। इसीलिए लॉ ने कहा कि आपने रेजिग्नेशन नहीं, क्योंकि बिला वजह एक चलता हुआ है 2-3 महीने की टोटल जॉब थी, 2-2.5 महीने के बाद एक बंदे ने कहा मैं रिजाइन कर रहा हूँ, तो कोर्ट ने कहा नया बंदा आएगा वो लहदा से नए सिरे से 3 महीने मांगेगा, तो बिला वजह काम डिले हो जाएगा रेजिग्नेशन से, इसलिए रेजिग्नेशन को वो मना करता है। कोई पर्सनल डिसेबिलिटी बड़ा इशू आ जाए पर्सनल,
जिसकी वजह से वो काम करने के काबिल ही नहीं है, तो वो एक अलग रीज़न है। उसको लाने का कि ठीक है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसकी वजह से रेजिग्नेशन हो सकती है और वो फिर कोड फिल करेगा उसको, लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में रेजिग्नेशन की इजाज़त नहीं है। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स टू ऑफिशियल लिक्विडेटर। टाइम हो गया अच्छा वो भाई इतनी मेहनत से लिखते हैं तो सर भाई को भी And- सोचना चाहिए ना, टाइम हो गया, जब टाइम खत्म हो जाता है भाई शुरू हो जाता है। अच्छा चलें ओवरव्यू थोड़ा सा। ऑफिशियल लिक्विडेटर आ गया, इसका काम क्या भला सोचे जरा, ये क्या बड़ा काम इसने क्या करना कि कंपनी के जो एसेट्स हैं उन सब की लिस्ट बना के उनकी वैल्यूज वगैरह लिखे, कितने के एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज की लिस्ट बनाए, उनकी वैल्यू देखे कितनी है लाइबिलिटीज की, और फिर कोर्ट के सामने लिस्ट रख दे कि सर ये एसेट्स और लाइबिलिटीज है, मेरे ख्याल में इस बंदे को इतने इतने पैसे अदा होने चाहिए, आप ऑर्डर पास करें तो हम इनको पेमेंट कर दें। तो दो फंक्शंस होते हैं बड़े जो लिक्विडेटर से रिलेटेड होते हैं। एक ये कि लिक्विडेटर ने कंपनी की मैनेजमेंट से, डायरेक्टर से स्टेटमेंट लेनी है। क्या लेना है? स्टेटमेंट लेनी है जिसमें एसेट्स और लायबिलिटीज वगैरह की डिटेल और भी कुछ इंफॉर्मेशन होगी। और दूसरा, इसको रिफाइन करके, वेरीफाई करके, अकाउंट शार्ट करके इसकी रिपोर्ट बनानी है, बाकायदा इस स्टेटमेंट की रिपोर्ट बनानी है और वो रिपोर्ट सबमिट करनी है कोर्ट को। तो दो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है आगे, दोनों डिफरेंट है। एक है स्टेटमेंट टू ऑफिशियल लिक्विडेटर और एक है रिपोर्ट बाय ऑफिशियल लिक्विडेटर। स्टेटमेंट टू ऑफिशियल लिक्विडेटर का कंसेप्ट क्या है कि स्टेटमेंट सबमिट करवाई जाएगी किसको? ऑफिशियल लिक्विडेटर को। कौन करवाएगा? कंपनी की मैनेजमेंट। और रिपोर्ट बाय ऑफिशियल लिक्विडेटर का कंसेप्ट क्या है कि एक रिपोर्ट सबमिट करवाई जाएगी किसको? कोर्ट को। और ये कौन जमा कराएगा? ऑफिशियल लिक्विडेटर। और इसमें भी इंफॉर्मेशन तकरीबन उसी वही है जो रिपोर्ट, बस उसने वेरीफाई किया, उसको थोड़ा रीअरेंज करके रिपोर्ट की शक्ल में कोर्ट को जमा करवा दिया। तो पहले आपको यह बता रहा है, इसमें हम क्या सीखेंगे, अभी सीख नहीं रहे, सीखेंगे। व्हेन शैल सबमिट स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है जिसे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहते हैं, ये कौन सबमिट करवाएगा और कब करवाएगा, ये स्टडी करेंगे। जाहिर है कंपनी की मैनेजमेंट वगैरह कराएगी और मेरा हाल है कोई 15-20 दिन के, कोई 15 को दिन के करीब अंदर अंदर जमा करवा देंगे। किसको जमा करवाएगी? ऑफिशियल लिक्विडेटर को। कौन? मैनेजमेंट। ठीक है। और जल्द ही करवा, कोशिश करेगी जल्द से जल्द करवा दे जैसे ही उसकी अपॉइंटमेंट हुई है। फिर इसमें कौन कौन से पर्टिकुलर्स होंगे? अच्छा चले पर्टिकुलर्स को सरसरी तौर पे पढ़ लेते हैं ताकि घर जाके आप याद करने चाहे तो कर सकते हैं। नहीं इसमें पर्टिकुलर में कौन सा टेक्निकल कंसेप्ट है? एक चीज भी, एक लफ्ज भी ऐसा है ना जो आपके लिए नया हुआ, वही पे खत्म। ठीक है। पर्टिकुलर किस चीज का? पर्टिकुलर स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज की लिस्ट। एसेट्स का मतलब एसेट्स, लायबिलिटीज का मतलब लायबिलिटीज। कैश एंड बैंक बैलेंस, कितना कैश बैंक बैलेंस मौजूद है। लिस्ट ऑफ क्रेडिटर, अच्छा क्रेडिटर को दो हिस्सों में तोड़ा जाएगा, डिवाइड किया जाएगा। किस किस हिस्से में? सिक्योर्ड क्रेडिटर कितने, अनसिक्योर्ड कितने। क्यों भला? क्योंकि जैसे अभी मैंने बताया, सिक्योर्ड क्रेडिटर को पहले पेमेंट होनी है, अनसिक्योर्ड को बाद में। रिसीवेबल, जब क्रेडिटर की लिस्ट बनी है जिनको पैसे देने हैं, तो जिनसे पैसे लेने हैं उनकी भी तो लिस्ट बनेगी। इनको देखा जाएगा कि ये इनसे अमाउंट कितनी को रियलाइज हो सकते हैं, रिकवरी हो सकती है। यानी इसमें बैड डेट होंगे ना बहुत ज्यादा। जब लोग देखते हैं ना कि हमने डूबने वाली है, वो मुकर जाते हैं। तो किसी पैसे देने भी है ना, वो उसे पता होता है कंपनी महीने 2 महीने में खत्म, वो कहेगा 6 महीने बाद आके पैसे ले लेगा, वो कंपनी नहीं रहेगी 6 महीने तक। तो डेटर्स जो हैं इनकी रिकवरी थोड़ी मुश्किल होती है, इसीलिए उसने कहा लिस्ट ऑफ रिसीवेबल प्लस रियलाइज अमाउंट। पर्सन इन पोजेशन ऑफ कंपनीज प्रॉपर्टी, कंपनी की प्रॉपर्टी किन किन लोगों की पोजेशन में है, ये नया कंसेप्ट है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट नॉट हेल्ड इन कंपनीज नेम। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी से मेरा हर तरह के एसेट्स होते हैं। क्या कुछ ऐसे एसेट्स, ऐसे शेयर्स, ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जो कंपनी के नाम पे नहीं, किसी दूसरे लोगों के नाम पे हो?
तो पढ़ा हुआ ये कंसेप्ट, ये पढ़ा हुआ कंसेप्ट कि पर्सन इन पोजेशन ऑफ, ऐसे लोग जिनके पास कंपनी की प्रॉपर्टी मौजूद है, भी ऐसा ना हो कंपनी वाइंड अप हो रही है तो वो चुप जाए। जैसे किसी लेना पैसे, किसी की डेथ हो ना तो जिसने पैसे लेने होते हैं ना वो आ जाता है नमाज जनाजा पढ़ने के लिए टाइम, और जिसने पैसे देने हो वो कहता है मैं तो उसको जानता ही नहीं कभी, मैं तो नमाज जनाजा में लाना आता ना। तो जो पैसे लेने वाले होते हैं ना वो फौरन आके बता देते हैं कि सर, और जिन्होंने पैसे देने होते हैं चाहते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो इसीलिए उसने कहा कि लिस्ट पर्सन जिन जिन के पास कंपनी की प्रॉपर्टी है वो लिस्ट मेंटेन की जाएगी, ताकि ये ना हो उनके नाम पे उनको आर्जी तौर पे हमने शेयर ट्रांसफर किए थे, वो अब समझे कंपनी मर गई तो ये शेयर हमारे हो गए। ना ना ना, रिकॉर्ड रखा, इसीलिए रिकॉर्ड रखा हुआ था उसका, याद है रजिस्टर ऑफ, क्या नाम था उसका, शेयर्स इन्वेस्टमेंट नॉट इन कंपनीज नेम, प्लेसेस वेयर कंपनी कंडक्ट इज बिजनेस इन लास्ट 180 डेज, पिछले 6 महीनों में कहाँ कंपनी ने बिजनेस किया है, क्योंकि वहां हो सकता है थोड़े बहुत कंपनी के एसेट्स पड़े हो, तो वहां जाके तलाशी ले लेनी चाहिए, तलाशी ले लेनी चाहिए। लिस्ट ऑफ पेंडिंग केसेस, कंटिंजेंट या प्रोस्पेक्टिव लायबिलिटीज, याद है, कोर्ट शैल आल्सो टेक इनटू अकाउंट कंटिंजेंट एंड प्रोस्पेक्टिव लायबिलिटीज, याद है ये एक तो है हु मे अप्लाई, उसमें भी है। ठीक है, और ये कौन सा पेज है जिसके एंड पे ये कंटिंजेंट वाली, अनएबल टू पे डेट में, कि जब कोर्ट ने फैसला करती है ना कि कोई कंपनी इज अनएबल टू पे डेट्स, तो इस फैसला करने में कोर्ट कंटिंजेंट एंड प्रोस्पेक्टिव क्रेडिटर्स को भी कंसिडर, मिल गया कहां पे डिस्कस हुआ हुआ, ये पेपर के बाद आके ना देखना शुरू कर दीजिएगा ये कहां पे डिस्कस हुआ था, उससे पहले सारा देख के तसल्ली से जाइएगा सारी किताब, नहीं पेपर के बाद आके ढूंढ रहे होते हैं सवाल कहा था। पेंडिंग ऐसे, और अदर पर्टिकुलर इफ, अगर रिक्वायर्ड हो तो कुछ मजीद पर्टिकुलर्स, अदर पर्टिकुलर, अदर स्टेटमेंट्स फ्रॉम अदर ऑफिशियल्स, अच्छा चले कर लेंगे। अच्छा सिर्फ एक चीज बता दे, ये रिपोर्ट कौन बना रहे हैं, मैनेजमेंट के लोग। इस रिपोर्ट के बनाने में उनका कोई आने जाने का रक्षा खर्चा, किराया, पानी शानी, खर्चा पानी कोई होना चाहिए कि नहीं, मिलेगा उनको, लॉ ने भी यही कहा खर्चा पानी मिलेगा। इस लिस्ट की कॉपी किसी को मिलनी चाहिए, जिन लोगों ने पैसे लेने हैं, जिनका इंटरेस्ट है, कौन, और जिन्होंने देने हैं, डेबिटर नहीं, डेटर्स भी नहीं, कंट्रीब्यूटरी और क्रेडिटर चाहें तो ये लिस्ट हासिल कर सकते हैं, कॉपी उसकी। रजिस्ट्रार क्यों नहीं, एक दफा फिर कैमरा बंद करवाऊं, चस्का बढ़ गया रजिस्ट्रार। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ऑफिशियल लिक्विडेटर, क्लियर हो गया है? नहीं ये तो भी पढ़ाया नहीं, ओवरव्यू दे रहा हूँ, ओवरव्यू दे रहा है। अच्छा नहीं ठीक है, सारी चीजें इस साइड की सारी चीजें भूल जाए, सिर्फ ये याद कर लें, ये तो याद कर सकते हैं ना, कल जब आप आए ना तो ये सारा आपने याद किया होना चाहिए, और इस साइड में सिर्फ ये आपको याद होने चाहिए, कर लेंगे ना याद। अच्छा फिर लेकिन अगर अभी ये दरमियान में छोड़ दिया तो आपको कैसे पता चलेगा कि होम असाइनमेंट में कौन से क्वेश्चन करने हैं और कौन से नहीं, कुछ क्वेश्चन नहीं करते नहीं, करना है। इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है ना, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव कौन सा है, 5, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 के क्वेश्चन आपने करने, फिर 6 के ना कीजिए, 8 तक क्लियर है जी। चलिए ये है हमारा आज का लेक्चर, यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।